फटे पुराने हाल में मंदिर के बाहर राधे श्याम जी भीख मांग रहे थे। बाबूजी, कोई तो मदद कर दो, मुझे मेरी पत्नी का क्रियाकर्म करना है। हाथ में कटोरा लेकर मंदिर के बाहर मदद की भीख मांगते हुए 70 वर्ष के राधे श्याम जी सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े और खुद को कोसने लगे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि उसे खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखना पड़े, क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को वो 2 वक्त का खाना तो दूर दवा तक नहीं दिला सके। राधे श्याम जी पूरा दिन भीख मांग कर लाते, जो भी मिलता सब पत्नी को खिला देते, परंतु बीमारी और दवा के अभाव के चलते एक दिन वो दुनिया से चल बसी। आज वही दिन था जब राधे श्याम जी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे राधे श्याम जी पत्नी के क्रियाकर्म करने के लिए 2 दिन से लोगों से भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अगर कोई भी नेक दिल इंसान उनकी इस हालत को देख ले तो उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाए। राधे श्याम जी नम आंखों से वहां खड़े कभी तेज खिराई घटा को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसों को देखकर सोचते, इनसे क्या होगा, इतने से पैसों से कैसे मैं अपनी सरोज का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन मौसम खराब है, मुझे सरोज के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए बार बार मंदिर जाते और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते। आज फिर से इस आंधी बरसात ने उन्हें वो दिन याद दिला दिया था जब तेज आंधी में त्रिपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते राधे श्याम जी काफी भीग चुके थे। यही तो सिर छुपाने की एक जगह थी उन दोनों के पास, उसे भी आंधी उड़ाई ले जा रही थी। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो माथा पकड़ लिया। पानी त्रिपाल से ढके उनके बिस्तर तक पहुंच गया था और पत्नी अंदर बीमार पड़ी हुई थी, जिसे वो अभी तक भीगने से बचा रहे थे। पर अब उन्हें त्रिपाल नहीं बचा सकता था, क्योंकि पानी जमीन पर बहुत ज्यादा भर गया था और आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी। उन्होंने जल्दी से बिस्तर बगल में पकड़ी और पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़ पड़े। सिर छुपाने को जगह चाहिए थी, वही ढूंढने लगे थे। भागते भागते अस्पताल पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारी जैसी हालत देखकर चौकीदार हड़काने लगा, ए, यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है, अस्पताल है अस्पताल। चौकीदार की झिड़की से उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन वो हालातों से मजबूर थे और ऊपर से बारिश के कारण कदम बाहर निकले ही नहीं। राधे श्याम जी हाथ जोड़कर बोले, साहब, अभी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा। पर चौकीदार ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने चौकीदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, भैया, बस बारिश रुकने तक रहने दो, मेरे पास कोई ठहरने की जगह भी नहीं है भाई, हमें ऐसे मत निकालो, हम बस कोने में पड़े रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। चौकीदार ने इस बार आंख निकाल कर कहा, अरे, ऐसे तो तुम्हें देखकर कितने ही भिखारी यहाँ जमा हो जाएंगे। चौकीदार ने डंडा उठाया, भागते हो कि नहीं। राधे श्याम जी नम आंखों से बाहर बारिश की तरफ देखने लगे और फिर एक नजर चौकीदार पर डाली। राधे श्याम जी ने मजबूरन कदम बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उनकी बाह पकड़कर पीछे खींच ली और बेहद कड़क आवाज माहौल में गूंजी, बलवान सिंह, तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता होते तो भी क्या तुम ऐसा ही करते? या कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तब कैसा लगेगा तुम्हें? चौकीदार बलवान सिंह अपने सामने चेयरमैन साहब को देखकर डर गया और कहने लगा, साहब, इधर ऐसे लोगों का आना मना है ना, फिर मुझे भी तो डांट पड़ती है। हल्की सी आवाज से सिर नीचा करके उसने ऐसा कहा तो चेयरमैन साहब थोड़ा नरम पड़ गए और बोले, बाबा, आप इधर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। आप भीगे हुए हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे ये बलवान सिंह अपना काम ही कर रहा था, पर हॉस्पिटल में ही दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। चेयरमैन साहब के ऐसे वाक्य सुनकर राधे श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए।
वो वापस अंदर चले आए और राधेश्याम जी ने अपनी पत्नी को एक तरफ एक कुर्सी पर बिठा दिया। चेयरमैन के चाय भिजवाने पर वो अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए राधेश्याम जी ने कहा। चेयरमैन के चाय भिजवाने पर अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए राधेश्याम जी ने कहा, सरोज ये लो चाय पी लो। सहारा देते हुए पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। भले वो दवाई नहीं थी, मगर चाय भी एक दवा का सा काम करती थी। कम से कम मिल तो रही थी, नहीं तो कितने दिन से खाने का कौर भी नसीब नहीं हो रहा था। सरोज जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, मेरे बाद आपका क्या होगा? वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने कब चली जाऊं। राधेश्याम जी ने कहा, नहीं सरोज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जैसी भी हो मेरे सामने तो हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मेरा कौन सहारा है? सरोज जी कराते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है जी, कब मिट्टी में मिल जाए। बस मेरी एक बात मान लो, आप राजेश के पास चले जाओ, कम से कम मैं चैन से मर सकूंगी और मेरी आत्मा शांति से रहेगी। राधेश्याम जी जोर से बोले, खबरदार, जो तुमने वहां जाने की बात भी की तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी सेवा करेगा? ये वही बेटा है जिसने हम दोनों बुढ़ों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके पास जाकर 2 रोटी के बदले अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा, उसकी जी हुजूरी कतई नहीं करूंगा। राधेश्याम जी और सरोज जी अपने बेटे की बात कर रहे थे, जो उसी शहर में रहता था। पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ बाप बोझ लगने लगे थे। जब राधेश्याम जी और सरोज जी को बहू बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो सिर छुपाने के लिए जैसे तैसे एक त्रिपाल का इंतजाम करके उन्होंने उसमें घर बना लिया था और सर्दी, गर्मी, बारिश सब उसके नीचे ही काटने लगे थे। सरोज जी पहले से ही बीमार थीं और समय पर खाना और दवाइयां ना मिल पाने और सड़क पर ही रहने के कारण और भी बीमार रहने लगी थीं। दवाइयां और 2 वक्त की रोटी बेहद जरूरी थी, मगर पास पैसे ही नहीं थे। राधेश्याम जी को मजबूरन मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी, जिससे मुश्किल से गुजारा हो रहा था। सरोज जी बार बार कहती कि कोई बात नहीं, वहीं चले जाते हैं, मैं इस तरह आपको नहीं देख सकती, मेरे बाद न जाने क्या होगा आपका। लेकिन राधेश्याम जी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। बस यही बातें कर रहे थे दोनों। तब तक बारिश भी थम गई। हॉस्पिटल के चेयरमैन ने राधेश्याम जी को दवा दिलवा दी, तो वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले गए। कोई सूखी सी जगह देखकर वहीं त्रिपाल लगा लिया, लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर पर पड़ी सरोज जी अब इस दुनिया से चल बसी थीं। राधेश्याम जी पत्नी का चेहरा हाथों में भरकर रोते रोते सरोज सरोज पुकारते रहे। सड़क पर पड़ी सरोज जी की देह पर रोने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसी शहर में रहने वाला उनका अपना बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा भी कि जाकर उसको बता दें, और फिर जल्दी जल्दी उसके यहाँ पहुंच गए और घर के बाहर से ही राजेश राजेश पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया। चौकीदार ने अंदर फोन करके जानकारी दी तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार को कहने लगा, रामपाल, भिखारियों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इस बुढ़े के लिए बुलाया तुमने मुझे? ये सुनकर राधेश्याम जी खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए उसे बताया कि उसकी माँ चल बसी है। लेकिन उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? सड़क पर रोज इतने भिखारी मरते हैं, तो क्या मैं सबका अंतिम संस्कार करूंगा? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, ये लो। कहते हुए उनके बेटे राजेश ने एक एक के सिक्के उनके ऊपर फेंक कर कहा, रामपाल, निकालो यहाँ से इस बुढ़े को, मेहमान आने वाले हैं, बच्चे का जन्मदिन है, घर में पार्टी है, इसके जैसे यहाँ 2-4 खड़े रहेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधेश्याम जी को न चाहते हुए भी वो एक एक के सिक्के उठाकर वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाते हुए आज आत्मा को बहुत दर्द हो रहा था। वो चीख चीख कर रोना चाहते थे, मगर उनका रोना कौन देखता, और अब किसको उनके आंसू से फर्क पड़ने वाला था, जब अपने खून का रंग ही सफेद हो चुका था।
राधेश्याम जी ख्यालों से बाहर आए तो उस तूफान में ही अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़े। राधेश्याम जी किसी तरह सरोज जी के पास पहुंचे, जो मरने के बाद भी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने जाकर जैसे तैसे एक ठेले का इंतजाम किया। जो पैसे लेकर आए थे वो पैसे उस ठेले वाले को दे दिए और अकेले ही पत्नी को लेकर शमशान घाट पहुंच गए और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया और सरोज जी की मृतदेह को लेकर बैठे रहे। कई घंटे होने पर शमशान के आयोजकों ने स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और फिर अंतिम संस्कार करने के बाद राधेश्याम जी ने भीख मांगकर उनके नाम की रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके अंदर की तड़प का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उनके हालत को देखकर सभी का दिल जार जार रो रहा था। राधेश्याम जी पत्नी की चिता के पास ही फूट फूट कर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जाए। सरोज जी के जाने के बाद अब वो इस तिरपाल को देखते और उन्हें याद करते। लोगों की यादें घर से जुड़ी होती हैं, मगर उनकी तो इस तिरपाल से जुड़ी थी। सरोज जी के महत्वपूर्ण और आखिरी दिन उनके साथ इस तिरपाल के नीचे ही तो बीते थे। पत्नी की याद में वो वहीं 2 दिन से भूखे प्यासे लेटे रहे। सरोज जी क्या गईं, उनके साथ साथ जैसे राधेश्याम जी की भूख प्यास भी मर गई थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगे और 5 साल पहले की बातें याद आने लगीं, जब उनकी छोटी सी दुनिया थी, हंसता खेलता परिवार था। एक दिन राधेश्याम जी ने बेटे की रिश्ते की बात छेड़ी तो राजेश बीच में ही बोल पड़ा, पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मेरे लिए और कहीं रिश्ता मत देखना। पापा लड़की मेरी पसंद की है, पर मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसे देख लो, पसंद कर लो, उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात कर लो। राजेश ने जेब से फोन निकालकर अपने माता पिता को लड़की की फोटो दिखाई। सरोज जी को तो लड़की देखते ही पसंद आ गई और वो खुश होकर बोली, देखिए तो कितनी प्यारी बच्ची है, हमारी राजेश की पसंद कितनी अच्छी है। पर राधेश्याम जी फोटो देखकर हामी नहीं भरना चाहते थे। उन्होंने लड़की के घर जाने के लिए बोला, जिस पर राजेश भी सहमत हो गया। सरोज जी घर पर बहू आने को लेकर बहुत खुश थीं और उन्होंने अपने बेटे की शादी के बहुत सारे सपने भी देख लिए, लेकिन उनके घर जाकर राधेश्याम जी हक्के पक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर राधेश्याम जी का अंदर जाने का मन ना हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे के मन में लालच आ गया है। फिर भी राजेश का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात की, लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने और अपने बेटे की शादी करने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। लड़के के घर वालों ने भी राजेश के माता पिता को कोई खास इज्जत नहीं दी और वो सारा समय राजेश से ही बात करते रहे। वहां बैठकर उन दोनों को बहुत ही अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन वो लोग राजेश की खातिर झूठी मुस्कान लिए वहां बैठे रहे। घर आकर उन्होंने राजेश से इस शादी का विरोध किया और कहा, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है बेटा, इस लड़की को छोड़ो। कहाँ वो लोग और कहाँ हम। सिर ऊंचा करके चलना ही अच्छा होता है, न कि सर झुकाकर। लेकिन राजेश की आंखों पर तो पैसे वाली लड़की के नाम के पर्दे पड़े हुए थे। उसने कहा, पापा क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो, लड़की तो अच्छी है। राधेश्याम जी ने समझाया, बेटा वो लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी। उसके शौक बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई उनके बराबर नहीं है। फिर उसके घर से उसकी जरूरतें पूरी होंगी, आखिर उनका एहसान कितना सह पाओगे तुम। राजेश बोला, तो क्या हुआ पापा, सब लड़की वाले अपनी लड़की को देते हैं, वो ले आएगी तो क्या हो जाएगा। बाकी मेरे लिए तो अच्छा है और आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। राजेश को ऐसा कहते हुए राधेश्याम जी देखते रह गए। राधेश्याम जी जोर से दहाड़े, क्या यही परवरिश दी थी मैंने तुझको? विश्वास नहीं होता कि तू मेरा खून है। इतना कहते हुए जैसे ही उनका हाथ हवा में उठा तो सरोज जी ने रोक लिया। अरे ऐसा मत कीजिए, जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है? आप शांत हो जाइए, उसके पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी है, जवान लड़का है, उसे रोकने वाले भला हम कौन होते हैं।
जो हो रहा है वो ठीक है। राधेश्याम जी को लेकर सरोज जी कमरे में गईं और कहने लगीं, देखिए जी, ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो उससे ही करेगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे पास रहे। सरोज जी की बात राधेश्याम जी को ठीक लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू कर लिया और कुछ दिन बाद शादी हो गई और लड़की खूब सारे दान दहेज और महंगी कार के साथ घर आ गई। अब राजेश प्रिया के आगे पीछे ही घूमने लगा। दोनों पूरा दिन घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन सरोज जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई तो राजेश ने मन मारकर हामी भर दी। जैसे ही राधेश्याम जी और सरोज जी कार में बैठे तो प्रिया जोर से चिल्ला उठी, राजेश, मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं? इन भिखारियों को जहां जाना है ऑटो से चले जाइए। इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है इनकी। बहू की बात सुनकर सरोज जी तुरंत उतर गईं और राधेश्याम जी कुछ कहने के इरादे से उतरकर आगे बैठकर राजेश के पास गए और बोले, बेटा, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था। अब तेरे माँ बाप भिखारी हो गए। आंखों में आंसू भरे राधेश्याम जी ये कहकर घर में वापस चले गए, पर राजेश को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। सरोज जी पास बैठी उनके आंसू पोंछती रहीं, पर राधेश्याम जी चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक सके। आज उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी, लेकिन बेटे ने सब दरकिनार कर दिया था। नई आई बहू हर रोज उन्हें बुरा भला कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मारती, लेकिन राजेश तो जैसे चिकना खड़ा था। ना ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी बचा था, ना ही माँ बाप की इज्जत की ही उसे कोई परवाह रही थी। वो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन प्रिया के घर से भर भर कर सामान आता और राजेश फूले नहीं समाता था। प्रिया ने सरोज जी और राधेश्याम जी को जैसे घर का नौकर ही बना दिया था। अपनी हाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखाती, उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करती। दोनों की ही उम्र 60 से ज्यादा हो गई थी और अब उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन प्रिया को उससे कोई लेना देना नहीं था। वो बस उन पर हुक्म चलाकर खुद महारानी बनी रहती थी। एक दिन तो दोनों पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा, जब एक ग्लास टूटने पर प्रिया ने चीखते हुए कहा, अरे ये कांच के ग्लास कैसे टूट गए? तुम्हारी तो औकात है नहीं इतने महंगे ग्लास इस्तेमाल करने की। मेरे घर से आए तो तोड़ दिए। एक ग्लास की कीमत 200 रुपए है, कौन देगा? बोल बुढ़िया, कौन देगा? कहते हुए प्रिया ने सरोज जी के बाल कसकर पकड़ लिए तो राधेश्याम जी उसे छुड़ाने लगे और बोले, बेटा, इसको छोड़ दो, ये ग्लास इससे नहीं मुझसे टूटा है। प्रिया के तेवर ये सुनकर और भी तीखे हो गए। अच्छा, तो ये बुढ़िया से नहीं बुढ़े से टूटा है, तो फिर मुझे बुढ़े की खबर लेनी चाहिए। प्रिया ने आओ देखा न ताव और राधेश्याम जी की कमर में बाथरूम से वाइपर उठाकर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। सरोज जी ने कसकर वाइपर पकड़ा और कहने लगी, बहू, कुछ तो शर्म करो, ये ससुर है तुम्हारे। मेरे सामने तुम इन्हें कैसे मार सकती हो? कुछ तो होश संभालो। प्रिया ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह वाह वाह, एक को कुछ कहो तो दूसरा बचाने आ जाता है। वाह, लैला मजनू हो तुम दोनों तो। इतना तो राजेश भी मुझसे प्यार नहीं करता। सरोज जी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करता है। ये बात प्रिया को बुरी तरह से चुभ गई और उसने तुरंत राजेश को फोन करके ऑफिस से घर बुला लिया। राजेश ने घर आकर पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने तुनकते हुए कहा, सुन लो, तुम्हारी माँ क्या कह रही हैं? तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करते हो। राजेश ये सुनकर सकपका गया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या बकवास है ये? क्या क्या झूठ बोलकर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो? चैन से 2 रोटी नहीं खा सकते क्या आप लोग? क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? इस बार सरोज जी चुप नहीं रही और बोली, मैंने झूठ कब बोला? सच तो यही है ना? बोल, शादी के पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं कहा था क्या कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे? ये सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन ही निकल गई और उसने प्रिया की तरफ देखा, जो कि उसे गुस्से में लाल लाल आंखों से उसको घूर रही थी। राजेश सकपकाते हुए बोला, प्रिया, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये इनके ही शब्द हैं। दोनों पहले तो बड़ा उछलते थे
क्या बड़े घराने की बहू आ रही है, अब तो हम ऐश करेंगे। तुमने ऐश नहीं होने दी तो अब मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं। राजेश ने अपनी सोच की पोल खुलती देख उन दोनों को ही अपराधी बना दिया और पूरी तरह से हर एक बात का इल्जाम सरोज जी पर ही लगा दिया। वो दोनों फटी हुई आंखों से राजेश को देखते रह गए। राधेश्याम जी ये सब सुनकर फट पड़े और बोले, गलती हो गई जो तुझ जैसा नाकाबिल बेटा पैदा कर दिया। इससे तो बिना औलाद अच्छे थे। मैं तो इस अमीर जादी के लिए राजी ही नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये हमें सुकून से रहने नहीं देगी और अपने पैसों की धौंस जमाएगी। और देख लो, जब से ये इस घर में बहू बनकर आई है वही करती आ रही है। एक गिलास टूटा तो हमें कीमत बता रही है। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने कहा, राजेश, अपना भला चाहते हो तो इनको अभी के अभी इस घर से बाहर करो। ये मेरी शादी के खिलाफ थे ना, अब मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है। राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत कहा, पापा, आप दोनों इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए। अगर खुद नहीं जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा। मेरे घर में आग तो लगा ही दी है आपने झूठ बोलकर। अब तमाशा नहीं देखने दूंगा। अभी निकलिए यहाँ से। ये कहकर राजेश ने उनका सामान बांधा और उन्हें जबरदस्ती धक्के देकर रात के कोहरे में बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों कहते रहे, बेटा, क्या तुम्हें इसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू इसके चक्कर में हमें बेघर कर रहा है? जिस घर से निकाल रहा है उसमें मैंने भी अपने पैसे लगाए थे। इस पर राजेश ने कहा, तो आपने मुझे दिया ही क्या है? इस घर में कुछ पैसे लगाकर एहसान दिखाते शर्म नहीं आती आपको? इस बुढ़ापे में कहाँ लेकर जाओगे पैसे? पैर तो कब्र में है। अब बाकी की जिंदगी गुजार लेना कहीं और। यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना। मिल जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। ये शब्द राधेश्याम जी के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़े थे, जो उनके आंसू सूखने ही नहीं दे रहे थे। दोनों घर से बाहर निकल गए। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते जा रहे थे। हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो रहा था। दोनों शॉल में दुबके हुए चलते चलते एक पार्क के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतनी हाड़ कपा देने वाली सर्दी में दोनों ने एक दूसरे से सटकर रात वहीं काट दी। सवेरा हुआ और दोनों उठ गए। लोगों की आवाज सुनकर दोनों वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। किसी को तिरपाल लगाए देखकर राधेश्याम जी को भी वही सूझा और उन्होंने पास पड़े थोड़े से पैसों से एक तिरपाल खरीद लिया। अब वही सड़क का किनारा उनका आशियाना बन गया था। अतिक्रमण वालों द्वारा यहाँ से हटाए गए तो दूसरी जगह अपनी छत यानी कि त्रिपाल लेकर चले गए। लेकिन थोड़ा समय ही बीता था कि सरोज जी बीमार रहने लगी। राधेश्याम जी जहाँ भी किसी मंदिर में खाना बंटता हुआ देखते तो वहां से खाना ले आते और इस तरह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर लेते। किसी ने एक बार भीख दे दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। मन बहुत तड़पा, लेकिन उनको सरोज जी का ख्याल रखना था और इसी कारण उन्होंने भीख मांगने में भी शर्मिंदगी नहीं की। अंततः सरोज जी इसी त्रिपाल के नीचे ही चल बसी। लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक नहीं आया। वो सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल की ही बात थी। राधेश्याम जी की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थीं और जिंदगी न जाने कितनी लंबी थी। एक एक दिन पहाड़ जैसे कटते थे। राधेश्याम जी अचानक से ख्यालों से बाहर आए, आंखें खोली। पत्नी के जाने के 2 दिन बाद उन्हें होश आया। देखा कि उनका बाकी सामान तो इस बारिश के पानी में बह गया था। बस सामान के नाम पर थोड़ा सा रसोई का सामान बचा था, जिसमें कुछ एक बर्तन और एक चूल्हा था, जिसके धुएं में सरोज जी खांसती रहती थी। कुछ कपड़े और एक संदूक था, लेकिन बाकी जमा पूंजी बह गई थी। शुक्र है मैंने सरोज की फोटो पहले उठा ली थी, कम से कम ये तो भीगने से बच गई। सुबह हो चुकी थी। राधेश्याम जी उठते ही सामान उठाकर निकल पड़े और नम आंखों से अपने आशियाने की तरफ देखने लगे। उनका मन नहीं हो रहा था इस जगह को छोड़कर जाने का, क्योंकि यहीं पर सरोज जी ने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि सरोज जी त्रिपाल के अंदर ही हैं। लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा सरोज जी की याद सताती रहेगी। यही सोचकर वो यहाँ से निकलकर
कहीं और चले गए। उन्हें कुछ याद आया और अपना सामान लेकर वो वहीं पहुंच गए। ये कोर्ट के बाहर की एक जगह थी जहां एक साइड पैदल पथ पर लोग भी रहते थे। राधेश्याम जी को खाली जगह मिल गई थी। उन्होंने वहां जैसे तैसे तिरपाल लगाई और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते थे और खाने पीने की दुकानें भी काफी थीं। राधेश्याम जी ने कुछ काम करने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि कोई उन्हें यहाँ से हटा न दे। राधेश्याम जी ने कुछ दिन और भीख मांग करके पैसे इकट्ठे किए और चाय बनाने का छोटा सा इंतजाम कर लिया। पहले तो सारे पैसे सरोज जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उन्हें सिर्फ अपने लिए करना था। पहले तो उनकी चाय को किसी ने नहीं पिया, लेकिन फिर कुछ दरिया दिल लोग दया भाव से उनके पास चाय पीने आने लगे। उनका चाय का काम अच्छे से चलने लगा और भीख मांगने का काम बंद हो गया। त्रिपाल की जगह अब बढ़िया टीन शेड लग गया था और बैठने के लिए कुर्सियां भी रख ली थी। बढ़ती आमदनी से उनमें काम करने का जोश बढ़ने लगा था। तभी एक दिन कोर्ट के मेन गेट के बाहर से आवाजें आने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। राधेश्याम जी चाय बनाने में व्यस्त थे, तो उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिला कि माजरा क्या है। पास बैठे लोग बातें कर रहे थे। यार, आजकल शादी कुछ टाइम बाद तमाशा बन जाती है। देखो ना, मियाँ बीवी कोर्ट तक आकर भी कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। क्या पता कौन है, लेकिन हमारा तो मनोरंजन हुआ ना। अब दोनों मुकदमे करेंगे एक दूसरे पर और बीबी महिला होने के नाते जीत ही जाएगी। बेचारा आदमी। राधेश्याम जी को समझ नहीं आ रहा था कि इन बातों का मतलब क्या है। घर का तमाशा बाहर आ जाए तो लोग ऐसे ही चटकारे लेते हैं। जाने कौन बेचारे परेशान होंगे। राधेश्याम जी 1.5 घंटे बाद काम खत्म करके आराम से बैठे ही थे कि फिर से उधर से आवाजें आने लगी। राधेश्याम जी देखने के इरादे से उठकर गए और जाकर देखा तो हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो भीड़ में छुपकर देखने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि इनके बेटे बहू ही थे। प्रिया दहाड़ती हुई कह रही थी, मैं देख लूंगी तुम्हें। मेरे पैसे के लालच में आकर और मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं भी अंधी थी जो देख नहीं पाई, और आज तक मेरे घर वाले तो जैसे भिखारी को पैसे दे रहे हैं। कामचोर कहीं का, सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उनके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तू। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। सामने खड़ा राजेश उससे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस तरह सबके सामने मुंह संभाल कर बात करो, लेकिन वो वही काट रहा था जो उसने बोया था। दोस्तों, अगर उसने प्रिया को पहले ही संभाला होता और अपने माँ बाप की बात मानी होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। प्रिया जितनी भी गलत रही हो, मगर आज वो बिल्कुल ठीक थी। राजेश हमेशा गलत था और उसे अपनी ही गलतियों के कारण ये दिन देखने पड़ रहे थे। प्रिया सबके सामने उसका अपमान कर रही थी और राजेश उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ना मानने पर राजेश ने उससे कहा, चलो बैठकर बात करते हैं, एक बार मेरी बात सुन लो। बार बार विनती करने पर वो मान गई, पर इस वक्त किसी दुकान में जगह नहीं थी, तो दोनों राधेश्याम जी की दुकान में जगह खाली देखकर वहां पहुंचे। राधेश्याम जी रुककर दूर खड़े देख रहे थे, मगर पास जाने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे थे। तभी उनकी दुकान में कुछ और लोग भी चाय पीने आ गए और राधेश्याम जी को ढूंढने लगे। अब राधेश्याम जी खुद को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये उनकी आजीविका का सवाल था और उनके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए। राजेश ने उन्हें पीछे से देखा और कहा, 2 चाय इधर भी। राधेश्याम जी ने सुन लिया और वो सबके लिए चाय बनाने लगे। राजेश की बातें उन्हें सुनाई दे रही थीं। राजेश गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, प्रिया, मिलकर हल निकालते हैं ना। मैं कोई ना कोई काम जरूर कर लूंगा, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जाओ। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी और बच्चों की जिंदगी ही खराब होगी। तभी राधेश्याम जी वहां चाय लेकर आ गए। जैसे ही उन्होंने चाय रखी तो प्रिया की नजर उन पर पड़ गई। प्रिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। उसने अपने ससुर जी को पहचान लिया था। राजेश ने देखा कि प्रिया का ध्यान उसकी बातों पर न होकर कहीं और है। उसने उधर देखा तो कुर्सी से खड़ा हो गया। पापा, आप? राजेश ने चौंक कर कहा तो प्रिया ने उठते ही कहा, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप है। कम से कम चाय बनाकर ही सही, लेकिन वो कमा तो रहा है।
अपने इकलौते बेटे के रहमो कर्मों पर तो नहीं है, मेहनत करके खा रहा है। राधेश्याम जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। बेटा तो गलत था ही, पर प्रिया आज सही थी। मगर उसने जो उन दोनों के साथ किया था वो भी भूलने लायक नहीं था। इसी के कारण वो इन हालातों में पहुंचे थे। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सामने वही पिता खड़ा था जिसने बेटे को शादी से पहले ही कभी भविष्य की इन बातों के लिए आगाह किया था। मगर पैसे के चश्मे से हर चीज को देखने वाला राजेश तब समझने को तैयार नहीं था। प्रिया राधेश्याम जी को देखकर उठ खड़ी हुई और राजेश ने पिता को देखकर नजरें झुका ली और खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले किससे माफी मांगे। प्रिया ने कहा, सोच क्या रहे हो राजेश? माफी मांगनी है तो पिता से मांगो, जिन्होंने मेरे सामने भी तुम्हें कई बार समझाया था और मेहनत करके कमाने के लिए कहा था। तुम टाल देते थे और मैं भी इनके खिलाफ थी, जो उस समय तुम्हारी गलती देख नहीं पाती थी। मैं अमीर घर से थी, लेकिन निकम्मा पति मुझे कभी नहीं चाहिए था। मुझसे गलती हुई जो तुम्हारी हर तमन्ना को अपने घर से पैसे लेकर पूरा करती रही। जानती नहीं थी कि संतुष्टि तुम्हारे कमाने से ही होगी। समाज में सिर उठाकर चलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर मेरा सिर झुक गया, क्योंकि अब हर कोई तुम्हें निकम्मा ही मानता है, बीवी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी। प्रिया के शब्द और भी तीखे होते जा रहे थे, जो राजेश को सहन तो नहीं हो रहे थे, मगर अब कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही दूर हो गए थे, अब बीवी भी साथ छोड़कर जा रही थी। लेकिन इस समय प्रिया की बातों का उस पर असर हो रहा था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। राधेश्याम जी वहां से मुड़े तो उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए। राधेश्याम जी ऐसा चाहते ही नहीं थे। उन्होंने राजेश को झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। राजेश ने कहा, पापा प्लीज माफ कर दीजिए। ये सुनकर राधेश्याम जी ने कहा, तेरी माँ तेरे ही कारण दुनिया से चली गई। आज तो फिर भी मेरे पास पेट भरने के लिए चाय की दुकान है। कल तक मैं भीख भी मांगता था, तब कहाँ था तू? जब तेरी माँ बीमारी से तड़प तड़प कर मर गई, तब कहाँ था तू? मेरा घर उजाड़ने वाले का घर भला कैसे बस पाएगा? बद्दुआ बुरी चीज होती है बेटा, जो मैंने इतना दुखी होकर भी तुझे नहीं दी, मगर भगवान को जरूर बुरा लगता है और फिर वो सब हिसाब करता है। राधेश्याम जी ये सब कहते हुए आंसू रोक नहीं पाए और प्रिया भी इसका एहसास कर रही थी। प्रिया तुरंत आगे बढ़ी और माफी मांगने लगी। पापा जी, आपके साथ जो भी हुआ उसके साझेदार मैं भी हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि मेरा घर टूटने का कारण क्या है। आपको दुख देकर भला हम कैसे सुखी रहेंगे? ये हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें मिल रहा है। राधेश्याम जी बोले, तुझे तो मैं फिर भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन अपने खून को कैसे माफ करूं, जिसमें मैंने खुद संस्कार भरे थे और इसने उनकी धज्जियां उड़ा दी। भले ही मैं माफ कर दूं, पर सरोज कैसे माफ करेगी? राधेश्याम जी के आंसू अब लगातार बह रहे थे और राजेश सिर झुकाए अपने आंसू पोंछ रहा था। राधेश्याम जी ने कहा, काश उस दिन अपनी माँ को कंधा देने ही आ जाता तो भी मैं इसे माफ कर देता। वो बेचारी बीमारी में तड़पती हुई ही मर गई, जिसे कंधा देने वाला कोई नहीं था, जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे शमशान में भीख मांगनी पड़ी। कहते कहते राधेश्याम जी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि इतने दुख में पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई थी और वो जवाब दे रहे थे। राजेश ने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और बेतहाशा रोने लगा। उसके अपने किए का पछतावा अब आंसू बनकर निकल रहा था, लेकिन अब इतना कुछ बीत जाने के बाद माफी मिलना नामुमकिन था। राधेश्याम जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें माफ कर दिया तो मेरी उम्र के लोग जो मेरी तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजेश पिता के सामने गिड़गिड़ाए जा रहा था, पापा मुझे बचा लीजिए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज मुझे पश्चाताप का एक मौका दे दीजिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। मम्मी की आत्मा मुझे चैन से रहने भी नहीं देगी अगर मैंने अब आपको अकेला छोड़ा तो। राधेश्याम जी ने कहा, ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, और अगर प्रायश्चित करना ही है तो दोनों साथ रहो और ईमानदारी से रिश्ता निभाओ।
ना कि झूठे प्यार और पैसे के दिखावे के चक्कर में रहकर रिश्ते बनाओ। प्रिया ने कहा, हरगिज नहीं, इस आदमी के साथ मैं अब एक पल भी नहीं रह सकती। इसकी औकात नहीं है मेरे जैसी अमीर लड़की के साथ रहने की। मुझे अब इससे तलाक चाहिए। राजेश उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर प्रिया नहीं मानी और कुछ दिनों में ही दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले राजेश जो नौकरी कर रहा था वो तो कब की प्रिया के मायके के ऐशो आराम में छोड़ चुका था और उसका वो घर भी प्रिया को हर्जानी के रूप में मिल गया था। अब राजेश के पास दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं बचा था। थक हार कर एक दिन राधेश्याम जी के कदमों में आकर जोर जोर से रोने लगा। पापा, आप सही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। प्लीज पापा, मुझे अपने पास आसरा दे दीजिए। मैं कहाँ जाऊँ अब? पर राधेश्याम जी मानने वाले कहाँ थे? वो बोले, अब मुझे भी सुकून चाहिए बेटा। शिकायत तो वैसे भी मुझे नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मैं कभी माफ नहीं करने वाला। और हाँ, कल को अगर मर भी जाऊं तो मेरी भी अर्थी को हाथ लगाने मत आना। इतना कहकर राधेश्याम जी ने बेटे से मुंह फेर लिया। उसे समझ में आ गया था कि पैसे की नींव पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। वो माफी मांगते हुए वापस जा चुका था। राधेश्याम जी की जिंदगी में थोड़ा सुकून तो था, लेकिन दिल पर लगी चोट का मरहम अब भी नहीं मिला था। वो तो सरोज जी के साथ ही चला गया था। इसी कारण उन्होंने अकेला रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। वहीं राजेश दर दर मारा मारा फिरता रहा। जहां कल उसने पैसों के कारण माता पिता को छोड़ दिया था, आज उसी पैसे वाली बीवी ने उसको छोड़ दिया था। दोस्तों, पैसा हर चीज का हल नहीं होता। माना हर चीज के लिए पैसा चाहिए, मगर रिश्ते प्रेम भाव से ही निभते हैं, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।